COP27 क्या हुआ तेरा वायदा, आज इस पर चर्चा कर रहेंगे हम प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। क्लाइमेटोलॉजिस्ट का मानना है कि अभी भी नहीं सुधरे तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग का दंश, गर्मी का मौसम असहनीय होगा, जंगल का जलना आम हो जाएगा, कोरल रीफ के बिना दुनिया बदतर हो जाएगी। 22वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जाएगा, जानलेवा बाढ़ आम बात हो जाएगी, पानी पीने को पानी नहीं होगा और पर्वतीय ग्लेशियर 22वीं सदी में पूरी तरह से पिघल चुके होंगे। स्कीइंग मेनली एक इंडोर गेम होगा जिसे आर्टिफिशियल सतह पर किया जाएगा और सबसे बड़ा संकट ये होगा कि हिमालय के पठार की अधिकांश बर्फ गायब हो जाएगी, जिससे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा, जिन पर 60 करोड़ से अधिक लोग पानी के लिए आज निर्भर हैं। भूखमरी से त्राहिमाम, तबीयत नासाज, गरीब देशों पर सबसे अधिक प्रभाव। यही हालत रही तो गर्मी की लहरों और सूखे से लेकर तूफान, बाढ़ तक की घटना बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान कर रही होगी और लाखों लोगों को बेघर कर रही होगी। अब तक बहुत सी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, पिछली बार भी बड़े वायदे हुए। सवाल ये बना हुआ है कि इस वायदे को लेकर हम पूरी दुनिया जहान आखिर हैं कितने गंभीर। बर्बादी के मुहाने पर खड़ी दुनिया ने क्या एक बार फिर से सच्चाई से क्या आंख चुराई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संकल्प तो दिखा है हर बार, लेकिन कदम नहीं दिखते। शुरुआत में बाग बहार का जिक्र किया, अगर ये नहीं हुआ तो सोचिए कैसा होगा हमारा भविष्य। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अमनप्रीत कौर, जो कि एनवायरमेंट साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम रिसर्च साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमनप्रीत जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक मी। अमनप्रीत जी, अभी अभी हमने जिक्र किया कि नहीं सुधार हुआ तो भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए हमें तैयार हो जाने की ज़रूरत है। हम तैयार कितना हो रहे हैं? शायद समस्याएं तो कब की शुरू हो भी चुकी हैं, बस सुधार हम में ही नहीं हो रहा है। कॉप की एक और बैठक इस वक्त हो रही है और पिछले कुछ कॉप्स के मुकाबले COP27 किन मायनों में अलग लग रहा है आपको? जी अमन। देखिए, जब हम कॉप्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम एक कॉप या 2 कॉप या 5 कॉप के बाद हम ये नहीं सोच सकते कि हम क्लाइमेट मुद्दा उसका सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। हमने अगर COP21 से, पेरिस एग्रीमेंट से शुरू करके अब तक की अगर हम बात करें, प्रोग्रेस हुई है। यस, मैं मानती हूँ ये प्रोग्रेस बहुत स्लो है और बहुत लेट है। जिन चीजों की आप बात कर रही थी वो नाइटमेयर में हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग दैट नाइटमेयर। हम वो सब पेंडेमिक फेस किया, हम फ्लड्स फेस कर रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, दैट इज ट्रू। हम बहुत लेट हो चुके हैं इसमें, बट स्टिल प्रोग्रेसिव स्टेप्स हो रहे हैं। COP27, COP26 के रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाए वो बताएगा। COP21 पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये बात की कि हमें एमिशंस कम करनी है और हमें अपना टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, इसके लिए हमें काम करना है। बट जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन एमिशंस की। हम कार्बन एमिशंस को कम करने की बात करते हैं। हर रोज सुबह गाड़ी निकालकर हम ही काम पर जाते हैं, सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कर रहे हैं। हमारी हर एक कमोडिटी, हर एक चीज हमारे पास जो है वो कार्बन एमिशंस जनरेट कर रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे शहर कार्बन एमिशंस जनरेट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्विच है। अगर कहा जाए कि कार्बन एमिशंस कम करने हैं तो ये बहुत बड़ा स्विच होगा। हमें अपना पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हमारा व्हीकुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब में कोयला, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको छोड़ के डेफिनेटली रिन्यूएबल्स पे जाना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए। और ये टाइम हमें स्लो रूटीन से आएगा। हम कुछ सालों में ये नहीं कह सकते कि पूरा भारत देश सोलर पावर्ड हो जाए जी। हम बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री हैं, हर जगह पे सोलर पावर पॉसिबल नहीं है। कहीं पर सोलर होगा, कहीं पर विंड पावर अप्लाई की जाएगी, और ये हर देश के लिए है। छोटी कंट्री लाइक डेनमार्क, जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, ऐसी कंट्री है जो भी जीरो एमिशंस पर है, बिकॉज इट इज वो स्मॉल कंट्री, बहुत छोटी कंट्री है और उनके पास बहुत रिसोर्सेज है। वो इजिली
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी एमिशंस बहुत कम हो जाती है। अगर हम जबरदस्ती करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं 1997 में एक कॉप के दौरान हमने एक इंटरनेशनल लॉ बना दिया था जिसे कहते हैं कोयोटो प्रोटोकॉल। ओके। कोयोटो जापान में हो रही इस कॉप में हमने ये लॉ बना दिया। कोयोटो जापान की इस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि ये कंपलसरी कर दिया हर देश को कि आपने अपनी कार्बन 1990 में जितनी थी उतनी करनी है। बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत इसी प्रशंसा की गई कि ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, ठीक बहुत अच्छा है, ठीक। एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन था। पर जब हम ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं तो कोई कंट्री उसको पूरा नहीं करती। जैसे आपने पहले बात की, बड़े से देश यूरोपियन कंट्रीज थी, यूएसए था, कनाडा था, उन्होंने इसको, तो हमें इन कॉप्स में डेफिनेटली एक आम जनता को, इंसान को लगेगा कि क्या हो रहा है, इतने लोग जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, पर हाँ प्रोग्रेस है, बहुत स्लो है। ओके। इस बार हम मैकेनिज्म्स बनाने हैं, कॉप 27 हमने मैकेनिज्म्स बनाने हैं। हम अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अडेप्टेशन कैसे होगी, अडेप्टिव मेजर्स में आएगा आपका विल बी टॉकिंग अबाउट कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे पॉपुलराइज किए जाए, टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपकी नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार जैसा हो। और एज आपने मेंशन किया बिगनिंग में, सबसे बड़ा इसमें होगा कि फाइनेंशियल एड फाइनेंशियल कैसे मुहैया कराई जाए डेवलपिंग कंट्रीज को। हमारे पास इतना ज्यादा फंड्स है कि हम अभी कहें कि हम अपना सारा थर्मल पावर प्लांट को बंद करके अभी स्विच कर जाए, ना टेक्नोलॉजी है इतनी, ना इतने फाइनेंशियल एड है। तो यस, ये सारा काम जो है, और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है ये कॉप 27 का कि अब हम बातें करने के बाद अब हम एक्चुअल मेजर्स की, मैकेनिज्म्स की बात करेंगे कि ये कैसे होगा। पिछली कॉप्स में हमने रूल्स की बात, गाइडलाइंस की बात करी, यहाँ पे हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात करने वाले हैं। ओके। तो दैट इज व्हाट आई थिंक। ये पिछली बार जो हुआ है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ये इस कॉप 27 में होगी। अमनप्रीत जी, बेमौसम बाढ़ देखते हैं हम, सूखे से भारत पिछले जो है वो कई सालों से परेशान है। अब देखिए पहले जैसे मौसम नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम दूसरी कंट्रीज की भी बात करें, कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी सर्द गर्म का जो एहसास होने लगता है। एक्सपर्ट जो हैं वो आज इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को ही एक सबसे बड़ा कारण मानते हैं। कॉप है क्या, ये कैसे क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाएगा? कॉप दुनिया के लिए खास क्यों है? और जो आम देखिए बड़े बड़े लीडर्स तो अपने तरीके से ये बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, बात भी हो रही है, वायदे भी बना रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन बाकी लोगों की भी बड़ी जरूरत है। उनकी आम लोग इससे क्या कनेक्ट हो रहे हैं? क्या वो जानते भी हैं कि ये कॉप 27, ये कॉप्स हैं क्या, ये क्यों हो रहे हैं? कुछ समस्याएं हैं जिनको गंभीरता से लेने की जरूरत है, और आपको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। कह रही हैं डेफिनेटली। इस बात पे मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम इस पे थोड़ा और चर्चा की जाए। बहुत आई मीन जैसे आज का ये आपका स्टेप है आपके चैनल का कि हम ये जनरल पब्लिक में लेके आए, हम इसके बारे में चर्चा करें, इसको डिस्कस करें। हाँ, प्रॉब्लम्स जो है वो सबको पता है, हर कोई कह रहा है हाँ भाई हवा प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, मौसम बदल गया है। हम आमतौर पे हर घर में चर्चा होती है कि जो विंटर है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपकी विंटर खत्म होती जा रही है। अब नॉर्थ इंडिया में है, पंजाब हरियाणा इस जगह पर है, तो यहाँ पे विंटर का खत्म होने का मतलब है कि आपका जो गेहूं है, आपका खाना है, वो कहाँ से आएगा, व्हीट कैसे ग्रेन फॉर्म करेगा अगर विंटर नहीं पड़ेगी ढंग से। तो ये इश्यूज की बात, प्रॉब्लम सब जानते हैं, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कनेक्ट करें। अब जैसे आज के टाइम पर जैसे ही हमारी कंट्री ने ये कहा कि हम पेट्रोल और डीजल कार्स को 2030 में कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और वो इस बात से खुश नहीं है। मैंने अभी बड़ी गाड़ी ली, वो डीजल कार ली, ये क्यों फेज आउट हो रहा है? अब हमें उनको बताना है कि ये कनेक्शन है, इसलिए फेज आउट हो रहा है बिकॉज हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आना है, हमने एमिशंस कम करनी है। अगर हमारी कंट्री ने ऐसा जब डिसीजन लिया तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये डिसीजन का आगे रिजल्ट क्या होगा। पेट्रोल डीजल को फेज आउट करना है तो वो इसलिए करना है क्योंकि हमने अपना एमिशन टारगेट पूरा करना है जी। हम सोलर एनर्जी के लिए लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं कि आप सोलर पैनल करें और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सोलर पैनल पे। इंस्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये आया है कि द फर्स्ट फ्यू पीपल जो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेंगे उनको भी कंसेशन मिलेगा।
ठीक। तो ये कंसेशन या सब्सिडीज ठीक। का मतलब क्या है? हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, हम्म। मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप इन हम्म। सही रास्तों पे चलें। अब ये वाली चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी और तभी आप एक लिवेबल प्लैनेट पे रह सकेंगे। नहीं तो बिल्कुल, हमारा ही डेफिनेटली। सर्वाइवल खतरे में है। मुझे लगता है बेस्ट तरीका ये है कि लोगों को ये कहेंगे आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जनरल पब्लिक में भी इस तरीके के मुद्दों को लाने की आज के समय की जरूरत है, ना कि तरफ ये सिर्फ बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स तक बहुत सीमित रहे कि क्या हो रहा है, पता लोगों को भी चलना चाहिए। इस पर हमारे व्यूवर्स का भी क्या कुछ कहना, मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जरूर जुड़े कि आप इस पर क्या सोचते हैं कि ये जनरल पब्लिक में लाने की आज के समय की जरूरत है, कितना आम लोग जानते हैं इन कॉप्स के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए अमनप्रीत जी यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। COP27 नक्के सम्मेलन की आज बात, क्या हुआ तेरा वायदा, तमाम और ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम ये डिस्कशन करें, एक सार्थक चर्चा जिसके होने की जरूरत भी है, क्योंकि अब तक सार्थक एक्चुअल में पिछले कुछ कॉप्स हुए कितने हैं एजेंडों में, क्योंकि इस बार शामिल हैं 3 बड़ी बातें: कार्बन उत्सर्जन अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी एक बार फिर से डॉक्टर अमनप्रीत कौर जी का। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एजेंडो में आपने भी बताया कि 3 जो बड़ी बातें हैं यहाँ पे इस बार शामिल है कि कार्बन एमिशन अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट फाइनेंस। आई गेस ये जो है तीसरा, ये अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इनमें, तीसरा यानी क्लाइमेट फाइनेंस। ये अगर मैं इसे आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करूं कि यहाँ पर कौन किसे एक्चुअल में फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों को ऐतिहासिक मैं कहूं कि प्रदूषक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति के दौरान और उसके बाद भी काफी वक्त तक इस अर्थ को पल्यूट करने में जरूरत से कहीं ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो जब ज्यादा गलती उनकी है तो ज्यादा जिम्मेदारी भी तो उन्हीं को उठानी पड़ेगी। तो एक बार ये तय हो गया था कि विकसित देश पैसा देंगे और इसके बाद का सफर जो है वो आसान होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने जैसे जिस दिन से क्लाइमेट चेंज की चर्चा शुरू हुई है, ये क्लाइमेट या पर्यावरण के बारे में कम और ये इकोनॉमिक्स के बारे में हमेशा ज्यादा रही है। हम कई कहते हैं कि ये जो कॉप है ये क्लाइमेट की बात नहीं करते, ये सब इकोनॉमी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं कि किस तरह एक ऐसे मुसीबत को टाला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है या इसको सॉल्व किया जा सकता है अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी को छेड़े बिना, उसको हानि पहुंचाए बिना। और ये हमने जो ऐतिहासिक ब्राजील में हुई रियो कॉन्फ्रेंस में देखा था, बहुत बड़ी चीज आई थी जिसे कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो आपने कहा, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करें, जिसने ज्यादा पोल्यूशन की है वो ही करेगा। और इसमें हैरानी की बात ये है कि जिसने सबसे ज्यादा पोल्यूशन की है और वो जिसको सबसे ज्यादा हानि पहुंच रही है, ये 2 अलग देश हैं, ये अलग कॉर्नर्स हैं वर्ल्ड के। अफ्रीकन कंट्रीज ने कोई पॉल्यूशन नहीं किया, उनकी एमिशंस अभी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अभी भी सबसे कम एमिशन है। मॉरिशियस ने, हवाई ने कोई पोल्यूशन नहीं किया, और ये वो देश हैं जो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की चपेट में आ जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। हमने पेरिस एग्रीमेंट में भी यही बात की थी कि हम पहले तो एक ट्रांसपेरेंसी सेटअप करें कि हमें पता चले कार्बन एमिशंस कहाँ से आ रही है और कौन कर रहा है। अब सैड बात यह है कि कंट्रीज जो पोल्यूटर्स हैं, जो जैसे आपने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से, ये आज के समय की वर्ल्ड पावर्स भी हैं, और ये सारा जो कॉन्फ्रेंस को होल्ड करती हैं। कितनी बार कॉप्स में ये देखा गया है कि आखिरी 2 या 3 दिन में बड़े देश यूएस जैसे आते हैं, ज्वाइन करते हैं और चर्चा को पूरी तरह पलट देते हैं जी, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मतलब वो उस टाइम पे भी नाक मुंह सिकोड़ते रहते हैं कि और इस पैसे के बिना विकासशील देश, मुझे लगता है कि मैम यही वो एक रीजन है सबसे बड़ा कि जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अब कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वाकई ऐसा है?
डेफिनेटली हमने क्लाइमेट फंड बनाया है, कितने सारे क्लाइमेट फंड बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसमें हर एक कंट्री कंट्रीब्यूशन देती है। डेवलप कंट्रीज उसके अंतर्गत कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज उसमें डिपॉजिट कराते हैं, सारा फंड फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। अब आप देखिए, डेवलप कंट्रीज हैंड है जो दे रही हैं पैसा, और डेवलपिंग कंट्रीज जिनके प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत सारी। इसी फंड में से भारत को अभी तक सिर्फ 25%, 30% मिल रहा है। पर हमने जो टारगेट ले रखा है, हमें इस फंड का नियरली 46%, 46% चाहिए, तभी हम वो सारे अडेप्टिव मेजर्स ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरत है कि उन कंट्रीज के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बढ़ाई जाए, और ये जो फंड कलेक्शन है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये और ट्रांसपेरेंट हो, और ये यूएन ही कर सकता है और ये कंट्रीज ने ही करना है। ये हम और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हर बार ये सोचती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हम अपने आप को एक कंट्री का सिटीजन या एक शहर का वासी की जगह एक ग्लोबल सिटीजन माने। हम सब इसी प्लैनेट के सिटीजन हैं, ग्लोबल सिटीजन हैं। कोलैबोरेशन हो। अब हमें वो जो नेशनल बाउंड्रीज से परे अगर हम इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहते हैं, हमें ये भूलना होगा कि नहीं वो इंडियन है या वो यूरोपियन है, वो अमेरिकन है। अब हमें इससे बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा। अगर यूएस सोचता है कि मेरे को इफेक्ट कम हो रहा है, कोई मॉरिशियस है, कोई छोटी कंट्री तो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। भयंकर गर्मी आपने बताया यूएसए और यूरोप में इस बार हुई, उन पर इफेक्ट है। नहीं, ये समझना होगा। और ये फाइनेंसेस है, बिल्कुल सही, ये फाइनेंसेस ही इस प्रॉब्लम की कह लो जड़ है। जब तक ये फाइनेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे, बहुत होप है कि COP27 में ये फाइनेंसेस सॉर्ट आउट हों। एक बहुत बड़ा एजेंडा है। हाँ, क्योंकि अमनप्रीत जी, क्योंकि हम बार बार पेरिस समझौते की भी जब हम बात करते हैं, अब अगर इन देशों को पेरिस समझौते के हिसाब से 2025 का जिक्र किया गया था, 2025 तक हर साल इनको $100 बिलियन देने में पहले से ही अगर इतनी दिक्कत अभी हो रही है, तो फिर हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 के बाद इसे बढ़ाने में कितने इन्हें पसीने बहाने पड़ेंगे। ये हम खुद ही सोच सकते हैं। फिलहाल ये जो क्लाइमेट फाइनेंस के तहत दिया जा रहा पैसा अभी बहुत कम है, और ये सिचुएशन जो है बड़ी वो डाउटफुल सी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि मिस्टीरियस सी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉप्स के सम्मेलनों को ही ना पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर दी गई है। यू आर राइट, ये होता है, हमेशा होता है। तो जहां पे पैसा है तो वहां पे ये मुद्दे आएंगे ही, और पैसा सबसे बड़ी चीज है कॉप्स में, कि वो पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। पर इनको, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर ये पॉलिटिशियंस या लीडर्स को ये बात समझ आ जाए कि हर बीतते दिन के साथ एमिशंस बढ़ रही हैं, आपकी है जितने फाइनेंसेस आज से 10 साल पहले चाहिए थे, अब उससे 100 गुना ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे एमिशंस बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे वो अडेप्टेशन मेजर्स या मिटिगेशन या वो उनका हल निकालना और मुश्किल होता जाएगा, और उतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी। अगर यही चीज हम 10 साल पहले हल कर लेते, तो आज हम कुछ अलग पोजीशन में होते। ये चीज बार बार मैं कहूंगी, अर्ज करूंगी सबको, या वर्ल्ड लीडर्स, आई डोंट नो इज लिसनिंग, बहुत लोग हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं, या अगर आप कॉप में जाएं तो आप कॉप जो समिट होता है उसके बाहर इतने लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट पे होते हैं। उनको ये समझ आए कि हर बीतते दिन के साथ एमिशन बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है, साथ साथ आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल यू आर राइट। क्लाइमेट फाइनेंस की इस पूरी राजनीति, अगर मैं इसे राजनीति ही कहूँ, तो इसमें हमारे जैसे जो देश हैं, भारत, ये एक ऐसे दुनिया में कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पर भी आ जाते हैं, जहां कार्बन लगभग एक वस्तु या एक कमोडिटी है, और इससे जुड़ी राजनीति पर क्लैरिटी की कमी की वजह से ही एक डिस्पैरिटी का जो एक माहौल है वो बन जाता है, वो एक आधार बन जाता है। अमनप्रीत जी, हमने फाइनेंसिंग की यहाँ पर बात की, उसकी सिचुएशन अभी क्या है, लेकिन जब हम वो जो 3 एजेंडेज हैं उनमें जो दूसरा एजेंडा है अनुकूलन, यानी कि एडेप्टिव एफर्ट्स का, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? जब हम अडेप्टिव एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है। जितना ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, हम और बेटर करेंगे। अडेप्टिव एफर्ट्स में मैंने जैसे पहले साइड किया था, यहाँ सबसे बड़े अडेप्टिव एफर्ट्स ये होंगे कि हमें अपना जो कोयले से बन रही इलेक्ट्रिसिटी, हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे जो एनर्जी है, ऊर्जा अब हमें फॉसिल फ्यूल से नहीं,
कंट्री की अलग अलग वेज मीन्स मेथड्स हैं जिससे वो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसको यूज करें। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हम बहुत कि हमारे पास बहुत ज्यादा सनलाइट अवेलेबल है और हम बहुत आसानी से जो सौर ऊर्जा है उसको पूरी तरह यूज करके अपना जो कोयले से आ रही एनर्जी है उसको बहुत कम कर सकते हैं। अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे देश में गुजरात एक ऐसी प्रांत है जहाँ पे बहुत ज्यादा विंड एनर्जी इजिली अवेलेबल है और उसको हम टैप करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अडेप्टिव मेजर्स में हमारी नजर रहेगी एनर्जी। हमें हमारा देश कोयले पे, पेट्रोल, डीजल पे चल रहा है, हमें उसको चेंज करना है और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बात की हम अपने व्हीकल जो है वो ईवी में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्बन एमिशंस करती हैं वो छोड़ के ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। कुछ ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल है। पावर हमारे देश में अब इस वक्त बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गई है और बहुत कम प्राइसेस पे है। बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है। फिर भी सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है। तो एनर्जी नीड्स चेंज होंगी। ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें अपना बदलना पड़ेगा। ये मेजर अडेप्टिव मेजर्स होंगे। साथ ही साथ हमें फूड प्रोडक्शन, हमारा खाना कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज लाना है। और एग्रीकल्चर में हमें चेंज ये लाना है कि हमने हरी क्रांति में जितना केमिकल यूज किया, जितना ज्यादा इनपुट्स किए, उनको कम करके वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है। ये 3-4 मेजर चीजें हैं जो हर देश को काम करना पड़ेगा और हाँ यही मेन एडेप्टिव मेजर्स होंगे फॉर एवरी कंट्री। अमनप्रीत जी यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। लेकिन अपील एक बार फिर से दर्शकों से कि जो इस वक्त हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें और इस पर अपनी बात भी जरूर रखें। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और इंटेंसिवली हम COP27 और COP26 जो कुछ पहले हुआ और अब जो हो रहा है दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये COP27 जो है किन मायनों में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सार्थक क्या पहले वाले सम्मेलन हो चुके हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर अमनप्रीत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स वेलकम हर फर्स्ट। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। मैम हम लोगों ने अभी तक एजेंडास की बात कर ली, क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, उस पर भी हमने बात कर ली। मैं यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात भी करना चाहूँगी क्योंकि इसको लेकर अभी एक साल में कितनी ही जो रिसर्च हैं, स्टडीज़ हैं वो सामने आई हैं। हम देखते हैं, हम समझते हैं कि पिछले साल COP26 में 100 से ज़्यादा देशों ने 2030 तक वनों की कटाई को खत्म करने का एक टारगेट लिया था और ऐसा टारगेट रखने वाले देशों में ब्राजील था, इंडोनेशिया और कांगो शामिल था, जहां दुनिया के बचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 80% से भी अधिक हिस्सा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको 2020 के बाद से ही हर साल 10% कम करने की आवश्यकता होगी, जो टारगेट रखा गया। लेकिन डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म उसके अकॉर्डिंगली जो एक स्टडी हुई थी उनकी ओर से, वो स्टडी कहती है कि पिछले साल वनों की कटाई में केवल 6.3% की ही गिरावट की ही कमी आई है। फिर हम अगर ये समझें, इस प्रतिशत को अगर हम समझने की कोशिश करें कि अभी जो टारगेट रखा गया है या और भी रखे जाएंगे आगे, इस मोर्चे पर तो अभी तक हम फेल हैं और इस मोर्चे पर लक्ष्य तो अभी बहुत ज्यादा दूर है। वेरी राइट। जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जब हम चर्चा में लाते हैं, पढ़ाया जाता है, तो हम हमेशा हर बार पहली बार ये कहते हैं कि ये लंग्स हैं, हमारे प्लैनेट की लंग्स हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लैनेट जी। होता ये है कि हमारी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं या जो हमारा डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो
और हमारे मिटिगेशन गोल्स मैच नहीं कर रहे। बहुत इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कुछ और चर्चा में लाते हो, कुछ प्रोमिसेस करके आते हो जी। और दूसरी जगह आके आप कर कुछ और रहे हो। अगर आप ब्राजील की बात करें तो डेफिनेटली ब्राजीलियन गवर्नमेंट इस मुद्दे के कारण बहुत ज्यादा वर्ल्ड ओवर इसकी चर्चा हुई थी और बहुत ज्यादा उनकी निंदा की गई थी जी। कि उनके पास एक ऐसा फॉरेस्ट है जो हाँ। पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात आ जाता है, सबसे घना होता है और आज तक कोई भी अमेज़न के सेंटर हार्ट कहते हैं तक नहीं पहुंच सके क्योंकि ये इतना घना है। और इसको जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम इसको एजेस से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके एजेस से डिस्ट्रॉय करते करते इसको नष्ट करते करते अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगेन मैं वही बात कहूंगी अकाउंटेबिलिटी की। हमें ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करना है कि अगर एक बात प्रॉमिस हुआ है या बात की गई है वो कितना फुलफिल होता है, उसके ऊपर आप उसको मानते हैं और कितना उसके ऊपर आप स्टेप्स ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे हैं, आप फुलफिल उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकाउंटेबल हैं, आपको बताना पड़ेगा, उसको बेटर करना पड़ेगा। फिर आगे की बैठकों का भी क्या फायदा? एक बहुत बड़ी सिचुएशन है ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनको खत्म करना, ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही हानिकारक हो सका है। अकाउंटेबिलिटी, हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है। होता क्या है, हर बार हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाते हैं या आप कहीं पर भी बात करें, हम लॉज बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मैकेनिज्म भी बना लिया। हाँ। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद जी। उसकी जो सर्वे उसकी जो बाद में उसको कितना पूरा उस इम्प्लीमेंटेशन पर हम खरे उतरे, कितना अमल में उसे लाए, कितना हमने उसे फॉलो किया। राइट। अगर हमने कोई किया, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कितना उसको कर पाए नहीं कर पाए, इसको चेक करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, कौन बैठा है। हमने लॉ बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उस पर काम नहीं हुआ, इसको कौन चेक कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन ये मैकेनिज्म। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे पास ये इस तरह का सेटअप चाहिए कि मैकेनिज्म की जरूरत है। हम कहते हैं कोई भी चीज है उसको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस और चेक, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन चेक होना चाहिए। कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और इसको क्यों कैसे बेटर करना है। लेकिन क्या फिर वाकई ऐसा हो रहा होगा? आसान इसके आंसर होते हैं। क्योंकि आप खुद एक साइंटिस्ट है, इस पर रिसर्च आप करते हैं, तो फिर ये जो आप सिचुएशन जिनका आपने अभी जिक्र किया, क्या हो रहा है ऐसा? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत छोटी सी चीज है। हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका एग्जाम हमने पहले लिया, एग्जाम भी ले लिया, उसने एग्जाम दे दिया, उसके मार्क्स कम आए ज्यादा आए, हम वहां पे छोड़ देते हैं। हमने ये चेक करना है कि मार्क्स कम ज्यादा क्यों है और इसको कैसे इम्प्रूव करना है। हाँ जी। यही चीज हमें हर एक जो क्लाइमेट चेंज प्लान है उस पर यही चीज लानी है। और ये हमारे कॉप्स में अभी तक ये मुद्दा उठकर नहीं आया कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन उसको चेक कौन करेगा, कौन सी बॉडी बनाई जाएगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। ये एडेप्टिव मेजर्स जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो कितने इम्प्लीमेंट हुए, नहीं हुए, किस कारण से नहीं हुए और उसको कैसे बेटर करना, ये मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ये जिन स्टडीज़ की मैंने भी बात की, जो मैं बात करी थी अभी डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म की स्टडी की बात करती, ऐसी ही और भी स्टडीज़ आई, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम को भी रैप अप करने का मनप्रीत जी यहाँ पे वक्त तो चला है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये लूँगी कि और फिर कितने चैलेंजेस? बहुत चैलेंजेस हैं। This is अभी the भी most challenging issue. 27 बैठकें हो चुकी हैं। चैलेंजिंग इशू है। जी। हमने बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखे आए, हमने उनको सॉल्व किया, हम आगे बढ़े। ये एक ऐसा चैलेंज है जो अनएंडिंग है जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। और ये सोच हर एक सिटीजन से लेकर हर एक वर्ल्ड लीडर तक पहुंचनी चाहिए। बहुत चैलेंजेस हैं, हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं। हमने आज की जितनी चर्चा की उसमें हर एक स्टेप पे सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग लोगों को होना कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आप अगर जलवायु प्रदूषण की बात करते हैं तो ये इसका मुख्य कारण
राइट, राइट, क्या बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, तो मुझे लगता है कई बार हमें सिर्फ डराना जरूरी नहीं है, उनको ये भी बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन हमारे पास है। मैं यही कहूंगी अभी इतनी देर नहीं हुई कि हमारा जो प्लेनेट है वो बिल्कुल जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि खत्म हो जाएगा, नष्ट होने, हम अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे। बहुत होप है हमारे पास कि हम अभी भी इस ट्रेंड को रोक सकते हैं, रिवर्स कर। डेफिनेटली यू आर वेरी राइट। हमें चैलेंजेस फेस करने हैं और चैलेंजेस पे हम्म, काम करना है। हम जितना भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करें। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग या वो इश्यूज क्या हैं, वो रिजॉल्व कैसे हो रहे हैं। लोगों को हम बहुत बार बात करते हैं पॉपुलर साइंस की, जी, कि लोगों तक ये पहुंचाया जाए, उनको समझ आए। हाँ जब जी, उनको समझ आ जाएगा फिर के बाद ये स्टेप होगा कि वो अपने आप बोलेंगे कि यस, सोलर पैनल बेटर है, या ये बेटर है, मुझे ये अडैप्ट करना है। देखो, जब भी हम कोई वर्ल्ड लीडर्स की हम निंदा कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। अपने आप से डेफिनेटली, शुरू करेंगे, हम अपने बिल्कुल, एफर्ट्स चेंज करेंगे। हम हाँ, जब करेंगे तो तभी हम हाँ, वर्ल्ड लीडर्स पे प्रेशर बना सकेंगे। हम हम्म, उन्हें कह सकेंगे कि हाँ, हम रेडी हैं, आप डिसीजन आप कीजिए, डिसीजन वी लीजिए आर और उसे रेडी। इम्प्लीमेंट कीजिए ग्राउंड पे। हाँ, हम हम्म, आपके साथ खड़े हैं और हम ये करेंगे। वेरी ट्रू। और ये रियलिस्टिक बातें हैं जिन पर गौर किए जाने की जरूरत है। और सिर्फ ये वर्ल्ड लीडर तक ऐसे सम्मेलन सीमित ना रहें, ये हर एक तक जाने की जरूरत है ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझें, आह्वान उन्हें जो मिल रहा है उसको लेकर वो चेतें। और यहाँ पर छोटे छोटे कदम जो हर अगर इस दिशा में उठाए जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर कदम का जो है वो असर अमनप्रीत जी जरूर दिखेगा। थैंक यू सो मच अमनप्रीत जी। एक बहुत ही सार्थक चर्चा जिस COP27 को लेकर हुई है, हर एक कॉप्स को लेकर हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इस डिस्कशन में अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। इट वॉज ग्रेट टू हैविंग यू ऑन थैंक यू दिस सो शो। मच। जलवायु परिवर्तन कम करने की दिशा में उठाए गए हर एक कदम का असर वाकई दिखेगा। हालांकि इस तरह के कदम उठाने के लिए वक्त कम है, लिहाजा हमें हर मौके का फायदा उठाने की यहां पर जरूरत है। आज के इस एपिसोड को लेकर यदि हमारे दर्शक कोई फीडबैक देना चाहें तो info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हमें मेल कर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम को लेकर आप सजेशन भी दे सकते हैं, उसका भी हम वेलकम करेंगे। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जासिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून विद जासिंदी। नमस्कार।